नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटरव्यू सीरीज में। इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि जो हमारे गेस्ट हैं पिछले 7 दिनों से हम उनके गेस्ट हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं रास कलामंच के डायरेक्टर रवि मोहन जी से। हेलो सर, वेलकम इन दिस शो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने ये चलो थिएटर की जो मुहिम की शुरुआत की थी उसके पीछे क्या आपका सोच थी? एक्चुअली हरियाणा में जो थिएटर था वो कुछ लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमने ही शुरुआत की, और कुछ फेस्टिवल हो भी रहे थे। लेकिन वो फेस्टिवल एक कंपटीशन जैसे होता है नाटकों का, बाहर से नाटक बुला लिए और यही सब चल रहा था। चाहे आप पंजाब चले जाओ, चाहे आप हिमाचल चले जाओ, तो आसपास यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, तो यही सब चल रहा था। तो हमने ये था कि कैसे एक नाट्य दल को बुलाया जाए और उसका नाटक करवाया जाए, और नाटक करवाने के बाद कैसे उनको मानदेय दिया जाए, कैसे उनको ठहराया जाए, ये सब एक्सरसाइज बहुत मतलब ऐसे शुरू हुई कि जब हमने सबसे पहले किया था तो नाट्य दल आसपास के थे, आते थे, नाटक करते थे और चले जाते थे। तो सबसे पहले जब आपने शुरू किया वो कौन सी ईयर की बात होगी? ये 2010 की बात है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका आधार आप ही ने रखा था या आपके साथ और भी लोग थे? मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं मनीष जोशी, मतलब ये टाइटल भी उन्हीं का दिया हुआ है, चलो थिएटर, और शुरुआत भी उन्होंने की थी। और उन दिनों में मुंबई और मतलब हरियाणा आता जाता था, तो फिर कुछ बात हुई। मुंबई में मैं जब रहता था तो हरियाणा से काम आता था, और हरियाणा में आ जाता था तो मुंबई से काम आता था। तो मैं बड़े उसमें था कन्फ्यूज़न में कि किया क्या जाए। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं हरियाणा में थिएटर ही करूँगा। तो ग्रुप ये 2003 से शुरू किया हमने, और रजिस्ट्रेशन जो इसका है 2005 में अप्रैल में हुआ। तो 20 साल हो गए हैं लगभग इस ग्रुप को रजिस्टर्ड हुए, और ये 14वां फेस्टिवल हम कर रहे हैं जी। और इसी साल 15वां फेस्टिवल भी करने की पूरी हमारी कवायद रहेगी कि हम 15वां फेस्टिवल भी 31 मार्च से पहले कर लें। सर ग्रेट। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा शुरुआत से कला आपके जीवन में कैसे आई? क्या आपके परिवार में कोई था या फिर आप शुरू से ही इसके साइड आपका रुझान था? पिताजी रामलीला किया करते थे अपने टाइम में। कैथल की मेरी पैदाइश है, और कैथल में पिताजी डायरेक्टर थे रामलीला स्टेज के। तो हालांकि मैंने कभी उनका काम देखा नहीं, बहुत अच्छा गाते थे, तो मुझे लगता है कि वहीं से कुछ ना कुछ मेरे ब्लड में आया होगा, डीएनए में, कि ये सब चीज़ें थी। लेकिन मैंने बड़ा लेट शुरू किया, मतलब अपना जो करियर था मेरा लगभग 1994 में शुरू हुआ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने यूथ फेस्टिवल वगैरह देखा, तो मुझे लगा तो मैं कर सकता हूँ, तो अच्छी चीज़ है। स्कूल टाइम में भी कभी ग्रुप सॉन्ग और ये सब चीज़ें की थी, लेकिन वैसा लेवल नहीं था। यूनिवर्सिटी में जाके और चीज़ें परिपक्व हुई, और फिर संगीत नाटक अकेडमी की वर्कशॉप हुई 2002 में चंडीगढ़ में। मैडम डोलिया लुवालिया तिवारी उसकी डायरेक्टर थी। वहाँ से टॉप 5 लोग हम जो है हरियाणा से, जम्मू से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, वर्कशॉप से तो चुन करके गए। फिर 70 दिन की वर्कशॉप हुई। 70 दिन की वर्कशॉप भी मैं पूरी नहीं कर पाया था, 42वें 43वें दिन छोड़कर आ गया था। ऐसा क्यों? बस वो फैकल्टी रिपीट हो रही थी, या शायद उतनी समझ भी नहीं थी कि इसको पूरा करना चाहिए। और मेरे पास ऑलरेडी हरियाणा में बहुत काम था, उन दिनों में भी मैं काम करता था। मैं अपने स्टूडेंट टाइम में भी स्टेज की जैसे माइम तैयार कर ली, स्किट तैयार कर ली। यूनिवर्सिटी में भी हम ऐसे ही करते थे, कोई डायरेक्टर आता नहीं था तो खुद से करते थे। तो वो चीज़ें भी थी, फिनेंशियल चीज़ें भी थी, क्योंकि उस समय फिनेंशियल में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था जी। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। और सही बताऊँ तो उस वर्कशॉप में से हम 2 ही 3 लोग हैं, मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो वर्कशॉप में थे जो आज तक थिएटर कर रहे हैं। बाकी कोई छोड़ गया, कोई दाएं बाएं हो गया, कोई बिजनेस शुरू कर गया। जो पर्पस था संगीत नाटक अकेडमी का कि युवा रंगकर्मियों को, जिनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या जिनके पास समय नहीं है उतना, कि 3 साल की एनएसडी करें, और एनएसडी वाला भी मतलब सबको तो जगह दे नहीं सकती।
तो एक वो जो ख्वाहिश थी कि भाई ऐसे रंगकर्मी कस्बों में एक बनाया जाए, उनका निर्माण किया जाए, तो वो मुझे लगता है कि संगीत नाटक अकेडमी ने मेरे ऊपर जो भी खर्चा किया होगा उन दिनों, तो वो सार्थक हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जी बिल्कुल। जब आप अपने कॉलेज समय में थिएटर कर रहे थे, उस समय घर पे पता था? हाँ पता था, मेरी मदर मेरी कॉस्ट्यूम धोती थी। कपड़ा तो मैं आज भी नहीं धोता हूँ, तो मशीनें आ गई, डाल देता हूँ, लेकिन अगर सुखाने को कहा जाए तो आज भी सुखाऊंगा नहीं मैं। तो मेरी मदर मेरी कॉस्ट्यूम धोती थी, और मांग के कॉस्ट्यूम हम पहना करते थे। कोई ऐसा कल्चर नहीं था कि किराए पे मिलती है, भाई यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, पापा का पजामा पहन लिया, नाटक कर रहे हैं तो कोट मांग के ले आए किसी का, वो पुराने अंकल बढ़िया कोट पहनते हैं, उनका कोट आ जाएगा मुझे। तो थिएटर एक्चुअली ग्रोटोवस्की की जो बात थी वो यहाँ मुझे लगता है कि शुरू होती है। अब तो बड़ा हो गया, रेडीमेड चीज़ें आ गई, लोगों के पास पैसा भी हो गया, संसाधन भी हो गए, ड्रेस हाउस भी बन गए हरियाणा में, और चीज़ों का पता भी लग गया, तो चीज़ें मिल भी जाती हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तो मतलब परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था रंगमंच करने के लिए? हाँ पूरा सपोर्ट था। शुरू में थोड़ा सा था, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो जैसा होता है फैमिलीज में, जी। ध्यान दे, नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, कुछ ऐसा कर ले। तो शुरू में दिक्कत तो हुई। जब मैं फिर काम करने लगा, वो चेक मैं रखने लगा अपनी माँ के हाथ में कि ये लो जी पहला चेक लो, इतने का मिला है या ये अमाउंट मिला, तो उनको लगा ठीक है। और कई बार लगा भी कि नौकरी कर लेनी चाहिए थी। मेरे साथ के काफ़ी बैचमेट जो हैं कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो कई बार कोरोना में बहुत मुझे फील हुआ कि नौकरी क्यों नहीं की, क्योंकि नौकरी करके करता तो 2:30 बजे फ्री हो जाता, तो 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक थिएटर कर सकता था। जी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नौकरी की तरफ जाता तो शायद यहाँ ना आ पाता, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मैं नौकरी कर लेता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये भी नहीं होता। आपने अभी बात की कि कोरोना में आपको इसका रियलाइजेशन हुआ, ये हाल ही की बात है, तब तक आप रंगमंच में एक लंबा सफर तय कर चुके होंगे तब तक भी। कोरोना में ऐसा क्या रियलाइज हुआ कि मेरे को नौकरी करनी चाहिए थी रंगमंच के सिवा? देखिए जितने भी हम कलाकार थे सब खाली थे, काम नहीं था। और फ्रीलांसर के तौर पे जब तक आप काम नहीं करोगे, कोई भी फ्रीलांसर है, मतलब ये सिर्फ थिएटर वाले की बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे गवर्नमेंट ने 80% सैलरी दी, 70-75% सैलरी दी, लेकिन दी तो जी। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जितना भी टाइम वो रहा, बड़ा उस तरीके का क्राइसिस रहा, उस तरीके का जद्दोजहद रही। मतलब काफ़ी कलाकारों ने राजमिस्त्री का काम किया, ठेले पे सब्जी बेची, छोटे छोटे काम जो भी वो कर सकते थे। एक दिन मेरे पास एक आर्टिस्ट का फ़ोन आया कि रवि भाई 3,000 रुपये मिल सकते हैं क्या? नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा क्या बात हुई, यार घर में है नहीं कुछ। तो मैंने उसी समय मतलब उसको 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, और अपने साथ भी समझ में आ ही रहा था सब कुछ कि क्या चल रहा है। उन्हीं दिनों में एक ज़मीन जो थी वो हमें राजकला मंच के नाम थी, सेल करनी पड़ी। घर में खर्चे हो रहे थे, मतलब उस वजह से भी, और लाइबिलिटीज़ जो है ग्रुप की बहुत ज़्यादा थी। जितने भी आर्टिस्ट थे वो घर नहीं जा पाए, दूर दूर से हमारे पास रहते थे, हम फुली रेसिडेंटल, तो वो औने पौने भाव में ज़मीन बेचनी पड़ी। एक सपना था उस पर ऑडिटोरियम बनाने का, मिनी ऑडिटोरियम, जिसमें 200-250 लोग बैठ करके थिएटर देख सकें सफ़ीदों में। वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो जिस दिन बेची थी तो उस दिन बड़ा फील हुआ था कि यार क्यों बेच दी, क्योंकि उसके नक्शे वक्शे सब पास हो गए थे, ग्रांट भी मिली थी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से, उसका CLU नहीं हो पाया, तो उसको हम यूज़ भी नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा था, पेनफुल था वो उन दिनों में सब कुछ। तो अभी क्या आप उस सपने की ओर काम कर रहे हैं? हाँ सपना है, काम तो कर ही रहे हैं, जिस दिन लगेगा। कई बार ना आप बहुत जब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं वो होती नहीं है। मैं ऐसा कई बार मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई कि हम पीछे पड़े रहते हैं, ये करना है, ये करना है, करना है, ठीक है, मतलब करना है। और कई बार आप उतने एफर्ट्स नहीं करते उसके लिए, वो हो जाता है। जी। तो मुझे लगता है कि वो वही होता है, उसका भी एक समय होने का। आप कितनी भी जद्दोजहद करें, कितना भी तैयारी करें, वो नहीं होता है। आपने इतना लंबा समय रंगमंच को दिया, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा इस रंगमंच की दुनिया में आना चाहे, इसको एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहे, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? बस सजेशन ये दूंगा कि
जो भी करो अच्छे से करो, मुझे नहीं रोका गया, मेरे पिता ने नहीं रोका, मैं कौन हूँ रोकने वाला। लेकिन ये ना- आपने इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हर माँ बाप। मेरे लिए वो जीरो से शुरू करना था। मेरे पास एक सिंगल चाइल्ड है, मेरी बेटी। जी अगर वो इस फील्ड में आना चाहेगी तो उसके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत एसेट्स हैं। उस तरीके की ग्रुप है, रजिस्टर्ड बढ़िया है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से एक ग्रुप की जो रेपेट्री ग्रांट है वो आ रही है, कल्चरल फंक्शन ग्रांट आ रही है, चीज़ें बनी बनाई हैं, लगभग 40-45 नाटकों की कॉस्ट्यूम है उसकी। तो मतलब वो चीज़ें, उसको पूरा मार्गदर्शन है, सपोर्ट है। तो मेरे लिए तो जीरो से शुरू करना था। मैं ये नहीं कहूँगा उसके लिए बड़ा आसान होगा, जी मुझे जीरो से शुरू करना पड़ा। हो सकता है उसको 35 के बाद शुरू करना पड़े, मतलब उसको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। मैं एक उसको सेकेंड, मतलब वो चीज़ें देख रही होते हुए कुछ कुछ चीज़ें उसको समझ में आती है, मेरे साथ रहती है, तो घर में बातचीत भी होती है, नीचे भी आती है, चीज़ें डिस्कस होती है डाइनिंग टेबल पे, तो काफ़ी चीज़ों का पता है। और फिर वो इस समय हैवी लगभग एनिमेशन और वीएफएक्स वाली फील्ड में, तो उसमें उसको एक्टिंग खुद नहीं करनी है, बल्कि उसको अपने डिज़ाइन से जो वो करेक्टर डिज़ाइन करेगी उससे करवानी है। तो उसका मैनरिज्म समझ में आना चाहिए, कैसे क्या है, कैसी उसकी वॉइस टोन है, कैसा उसका बिहेवियर है बॉडी का। तो वो मुझे लगता है कि इस काम से भी मुश्किल काम है, मतलब वो मुश्किल काम है। ये तो हमें खुद करना है, जिंदा लोगों से करवाना है। हम यहाँ फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, यार इससे हो क्यों नहीं रहा। मैं जो बता रहा हूँ ये मतलब 100% नहीं दे सकता, कम से कम 70, 75, 80 तो दे, लेकिन उसको तो सब चीज़ें करवानी पड़ेगी। अगर सब बिहेवियर, अजगर बनाया है, डायनासोर बनाया है, उसका बॉडी का लैंग्वेज क्या है, उसका मैनरिज्म क्या है, कुछ भी बनाया, मतलब एक इमेजिनरी करेक्टर भी बनाया तो उसका भी एक अपना बॉडी लैंग्वेज है, उसकी भी एक अपनी भाषा है, उसकी टोन है। मतलब कॉमेडी है तो क्या है, सीरियस है तो क्या है, डरावना है तो क्या है। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है वो पूरी हिस्ट्री एक्टिंग की, थिएटर की, कैरेक्टराइजेशन की, वो जो बड़ी बड़ी किताबें स्टैनिस्लावस की, मेजनर और सब जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने थॉट्स लिखे हैं इसके, तो उसको पढ़नी पड़ेगी। और वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो हमने नहीं पढ़ी, जी उसका सब्जेक्ट अलग है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, रासकला जो मंच है इसकी नींव किसने रखी, और ये नाम जो है, ये रासकला मंच आपके लिए क्या है? देखिए, रासकला मंच मेरे पिता के नाम से है, उनका नाम है श्री रास बिहारी। तो रास जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा आर्टिस्टिक है, भगवान कृष्ण से जुड़ा है। और अगर इसकी स्पेलिंग आप देखें RAS, तो रस भी है, रस भी है, कुछ लोग रस भी पढ़ देते हैं जी। तो इसका महत्व तो वो है कि मतलब अगर कोई रवि मोहन को कुछ कह रहा है तो रासकला मंच को कह रहा है, अगर रासकला मंच को कह रहा है तो रवि मोहन को कह रहा है। मतलब अगर आप दोनों में से मुझे कुछ भी कहेंगे तो सेम मैं ही हूँ। तो रासकला मंच है तो मैं हूँ, रवि मोहन है तो रासकला मंच है। बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं मेरे साथ काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, मुझे लगता है कि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। नोक झोंक भी होती है, कहा सुनी भी होती है, रिहर्सल छोड़ के भी चला जाता हूँ, कई बार वो भी चले जाते हैं। तो उसके बावजूद भी थिएटर हो रहा है, बढ़िया है जी। सर, अगर कोई युवा रंगकर्मी देख रहा है इस एपिसोड को और वो रासकला मंच के साथ काम करना चाहे, तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? कुछ प्रोसेस नहीं है। हम तो फेसबुक पर ग्रुप हैं थिएटर के, उस पर एडवर्टाइज करते हैं, रेपेट्री ग्रांट का पूरा हम लिखते हैं और जो भी रेज्यूम आता है उस पर इंटरव्यू देते हैं। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक बात है कि भैया ईमानदारी से काम करो। आपका सिलेक्शन हो गया ना, हमने ही किया ना, जी। आपको 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, कोई बात नहीं, लेकिन बस आके मेहनत करो। मेहनत से सब कुछ हो सकता है। हम जब थे खुद, हमें भी सब कुछ चीज़ों का थोड़ा ना पता था, हम भी तो कहीं ना कहीं वीक रहे होंगे उस समय, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम मेहनती थे। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि हमने एक्चुअली मेहनत की है। और आज भी आप पिछले 7-8 दिन से जो है हमें काम करते हुए जी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या रात है, क्या दिन है, क्या समय है, हमें ये नहीं पता होता कि आज संडे है, मंडे है, तो वो भी भूल जाते हैं। तारीख सोच के बोलनी पड़ती है, क्या तारीख है भाई आज, है ना। तो जैसे आज मैं अनाउंस कर रहा था तो मेरे दिमाग में ना, मैं टेलीफोन में भी
विजय जैन जी का नंबर ढूंढ रहा हूँ तो राजेश जैन टाइप कर रहा हूँ, तो वही आज मुझे स्टेज पे हुआ राजेश जैन, मुझे पता ही नहीं मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और सामने वाले ने कहा कि विजय जैन है। अच्छा हाँ, ये तो विजय जैन है। तो अब होता यही है कि हमें, मैंने बोला भी, मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं लेकिन कई बार नाम और छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो सर इस फेस्टिवल पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने पहला चलो थिएटर ऑर्गेनाइज किया उस समय क्या दिक्कतें आई, और उसके मुकाबले अब जो 14वां जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया इसकी और उसकी दिक्कतों में कितना अंतर था? देखिए, उस समय मुझे लगता है कि कई चीज़ें फेवर में थी, लोग थिएटर देखना चाहते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था, और टीवी सीरियल्स की मारामारी थी, ऑडियंस को थिएटर तक लेके आना, सभागार तक लेके आना बड़ा आसान था। आज बड़ा मुश्किल है। आज उसके हाथ में मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन है, उस पर यूट्यूब है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसकी जो सोच है, थॉट है, मतलब मेट्रो में देखोगे, बस में देखोगे, लीड लगाई आप पूरी फिल्म देख लेते हो। एक दिन में मतलब 1.5 घंटे का सफ़र आप कर रहे हो तो लगभग एक फिल्म निपटाई जाती है जी। 45-50 मिनट का सफ़र है तो आधी जाते हुए देख ली, आधी जाते हुए देख ली। मैं जब दिल्ली लगभग अप डाउन ही करता था तो मैं देखता था कि सोनीपत से कुछ लोग चढ़ते थे, डेली पैसेंजर, वो भजन गायन करते थे, चिमटा, ढोलक, खंजीरे, मंजीरे लेके चलते थे, और जाते हुए भी भजन करते थे और आते हुए भजन करते थे, प्रसाद बांटते थे। अब मुझे नहीं लगता कि वैसा कल्चर बचा है। अब तो लोग बिजी हैं, अपना फ़ोन निकाला, चलो जी हो गए शुरू। और हम कब इतने बिजी हो गए, मतलब मुझे नहीं लगता समाज कब इतना बिजी हो गया कि उसे फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है। आप ये देखिए ना, एक बुकलेट है ना, तो स्क्रिप्ट आई है तो आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, इस कागज़ की एक सुगंध है, इसका एक टेक्सचर है, इस पर कुछ लिखना चाहे माँ करें, और मतलब आपको स्क्रिप्ट PDF आया, डायरेक्टर कहता है जी प्रिंट आउट निकाल लो, आप प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे उसका, आप उसी में पढ़ रहे हो बस। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें उस तरीके से आती हैं। वो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, फिनेंशियल चीज़ें बदल गई हैं। जब मैं थिएटर करता था तो ये ग्रांट व्रांट कुछ होती नहीं थी, मतलब कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। मैं कहूँ कि जी कोई मुझे 6,000 रुपये महीना दे देगा, 6,000 बहुत होते थे, ऐसी बात नहीं उस समय में। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ था नहीं। अब हम पैसे देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि सामने वाला उसकी कीमत समझ रहा है। मेरा जो पेन है कि जो ग्रांट का पैसा है वो सही जगह जाना चाहिए, सही लोगों को मिलना चाहिए, जो मेहनती लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उन तक जाना चाहिए। और कोई नीडी भी नहीं है तो उसके लिए अब 10,000 रुपये है, जैसे अभिनेता की, हम तो 15 भी दे देते हैं। आओ तो सही, आपको 15 वाले कैटर पे तो आओ, आप मेहनत तो करो। 5,000 रुपये ग्रुप से भी दे देते हैं। ले भाई, एक मजदूर जो है पर डे 600 रुपये, 650 रुपये लेता है। सुबह 8 बजे आएगा, 5 बजे छुट्टी। जी। एक्टर सुबह 6 बजे भी कॉल हो जाती है, बिल्कुल। बाहर जाकर शो करना तो 3 बजे चलेंगे, रात को 2 बजे घुस रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, ट्रक में चढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो स्किल उसकी है, जो एक्टिंग वो करना चाहता है, ठीक है, अनुभव मिलेगा। अभी तो बैटरी की टीम थी, वो सामान उतार रही थी, चढ़ा रही थी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, वो ठीक है सारी चीज़ें। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपका फ्यूचर क्या है, एक बड़ा सवाल है सर। और वो आप नहीं सोच पा रहे हैं। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो वो ये एक बड़ा मतलब चुनौती है थिएटर को। ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि जी हमारे बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है जी, मैं तो कहा जा तू प्रोफेसर के पास जा, नाटक सीख ले, एक्टिंग सीख ले। तो उनको लगता है कि अनपढ़ लोगों का काम है ये, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, जबकि इसमें पढ़े लिखों से ऊपर के लोगों का काम है ये। बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल कितने हो, कितने समझ रखते हो। जिसने लिखा है आज के नाटक में ही, वो 7 लाख रुपए कहता है मैंने दे दिए, 7 लाख रुपए तुम जब तक नहीं दोगे छोड़ूंगा नहीं। आपके मन में क्या सवाल है कि उसने 7 लाख जमा किए नहीं किए? हो सकता है किए हो, डाउट है ना वहाँ। बिल्कुल। और ये भी है कि शायद ना किए हो, ना किए हो, है ना। तो यही है,
तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ भी ऐसी है, आप करना कुछ और चाह रहे हो कुछ और रहा है, दिमाग कहीं और लगा रहे हो कुछ और रहा है। तो जब आपको पता है कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है रास्ता कठिन है, कांटों भरा है, उबड़ खाबड़ है, आप 2 साल में नहीं पहुँचोगे, 2.5 साल में पहुँच जाओगे, 2.5 साल में नहीं पहुँचोगे, 3 साल में पहुँच जाओगे। फिर ऐसा कौन सा कारण है कि 10-10 साल हम इसमें बिता देते हैं, पहुँचते नहीं गए? कहीं तो दिक्कत है। या तो हम जितना सफ़र सुबह से लेकर शाम तक तय करते हैं, रात को नींद में वापस उतर आते हैं कि वापस आ जाते हैं, फिर सुबह उठ के चल पड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और 10 साल तक उतना ही सफ़र तय कर रहे हैं, मतलब वही खड़े हैं। मैं बहुत से बच्चों को बोलता हूँ, या जो भी युवा आते हैं, जॉब छोड़ के आते हैं, भैया क्या है इस फील्ड में, आप आकर्षण देख रहे हो इसका, आप इसका आकर्षण देख करके इस फील्ड में आए हो, आप इसका संघर्ष नहीं देख रहे। अब कितने लोग मुंबई उतरते हैं और कितने लोग वापस चढ़ते हैं, आप देखिए ना। सर अभी जो 14th इसका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें आपने NSD रेपेटरी को बुलाया, बाकायदा इतनी बड़ी टीम आई, इतने अपने 5 नाटक लेके उन्होंने परफॉर्म किए। तो इस तरीके का बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अगर कोई ऑर्गेनाइजर करवाना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? देखिए, मेरे एक गुरु थे JN कौशिक, जो रेपेटरी चीफ रहे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट भी थे और अडेप्टेशन करते थे, राइटिंग उनकी थी। उन्होंने अपनी क्लास में यही बताया कि जब आप टूर करते हो या किसी टूर को अपने पास बुलाते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बात उन्होंने 2 ही 3 लेक्चर में हमें इतनी अच्छे से समझा दी थी, क्योंकि रेपेटरी का टूर करते थे वो, कि कहीं भी जाओ आपको पता होना चाहिए मेडिकल स्टोर कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ हैं, कहाँ आपको रहना है, वहाँ का मौसम कैसा है, और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, कमर्शियल थिएटर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी और हमेशा रहती और रहनी चाहिए। जहाँ तक बात है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आज एक शो का मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है जी। तो मैंने कहा जी थोड़ा कम कर लो, हम एमेच्योर थिएटर ग्रुप हैं। तो उन्होंने सीधा बोला कि आप 5 नाटक क्यों बुला रहे हैं, 3 बुला लीजिए। ये रेपेटरी चीफ की वर्डिंग थी, आप 5 मत बुलाइए, आप 3 बुलाइए, पैसा कम है कोई बात नहीं, हम 3 भी कर लेंगे। लेकिन मेरा मन था कि 5 नाटक होने चाहिए, क्योंकि पहली बार मैंने 3 बुलाए थे, फिर एक तो वैसे ही टूर था NSD का, भी एक शो करना हरियाणा में, तो हमने करवाया वो। तो इस बार फिर मुझे लगा कि नहीं, 5 शो बुलाते हैं। और शीर्ष जो के नाम से जो है 60 साल पूरे हुए हैं जी। तो टूर में भी था। और ये भूमिका मैंने लास्ट ईयर जब हमने 13th किया था तो डायरेक्टर नए बने थे चितरंजन त्रिपाठी जी, हमने तभी मंच के माध्यम से फेस्टिवल में उनकी प्रोडक्शंस मांग ली थी। तो हमारा दिमाग में ये कॉन्सेप्ट 8-9 महीने पहले ही आ गया था कि इस बार रेपेटरी बुलानी ही बुलानी है। और जब दिमाग में हमारे कोई चीज़ आ जाए और उस पर आप काम करते हैं तो वो हो जाती है। तो अब ये शिमला से वापस आ रहे थे तो रास्ते में संभालका पड़ता था, हमने कहा जी ठीक है यही डेट फाइनल करते हैं। हालांकि हमने कुछ सोचा नहीं कि मौसम कैसा होगा, शादियों का मौसम है, यहाँ सत्संग है बहुत बड़ा निरंकारियों का, तो क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें तो आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट का बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने अकोमोडेशन मतलब आनंद फानंद तैयार किया, सब चीज़ें मेरी टीम को पता है। और सर इस इवेंट में जो ऑर्गेनाइज किया आपने, उसमें एक बड़ी खास बात ये थी कि जो भी रूम्स थे उस रूम में बेसिक नीड्स तक उनके पास थी। एक लिफाफे में पैक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया कि एक इंसान को ज़रूरतमंद की दिन में किन किन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, उन सब का ख्याल रखा गया। इतना बेसिक डिटेलिंग में जाके सोचा, वो आपने सोचा, आपकी टीम ने सोचा, या किसका था वो? टीम काफ़ी लोग हैं जो मतलब 3-4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने थिएटर मतलब देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, 2-4 लोग ऐसे भी हैं। वही JN कौशल जी वाली बात है, तो हम कर रहे हैं गांव में, जो कॉलेज है गांव में, पर्टिकुलर नहीं गांव वहाँ ही कॉलेज है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है कि बंदे को ज़रूरत पड़े और वो कोई सामान खरीद ले।
टूर करके आ रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि कुछ सामान ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बहुत हैवी लगेज तो है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सामान आदमी बड़ी पेस्ट लेके चलेगा, जी। है ना, साबुन लेके चलेगा, है ना, सब चीज़ें लेके चलेगा, शैम्पू लेके चलेगा। फीमेल एक्ट्रेस जो हैं वो तो थोड़ा कर सकती हैं, फीमेल आर्टिस्ट उनको तो आदत है, लेकिन मेल तो मेल है ना, उनको रेजर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जी। दिमाग में था कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना मांगना ना पड़े, भागना ना पड़े। अगर वो जाएंगे तो हमसे पूछेंगे मार्केट कहाँ पर है, हमें ही लेके जाना पड़ेगा उनको, हमें ही गाड़ी देनी पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग हैंडलूम वगैरह खरीद के लाए तो गाड़ियाँ हमने दी। तो दिमाग में था कि भाई किसी को कुछ भी ज़रूरत हो वो आपस में थोड़ा सा सबको एक जैसा सामान दे देते हैं, चेंज वेंज भी कर सकते हैं। किसी के पास यूज़ का भी नहीं हुआ तो कोई दूसरा यूज़ कर लेगा। बस उनको कंफर्ट फील कराना, मतलब कोई इस पर बहुत भारी भरकम पैसा खर्च नहीं हुआ और दिमाग ही लगाना था थोड़ा सा। तो अगर आप 7-8 हज़ार रुपये में 50 आदमियों की टीम को 150 रुपये का सामान दे दोगे तो ना तो वो अमीर हो रहे हैं ना हम गरीब हो रहे हैं। तो बस यही था कि वो कंफर्ट जोन में उनको लगे, क्योंकि होटल्स के रूम नहीं थे जी। वो एक हॉस्टल तैयार हुआ और सबसे पहले बिना इनॉग्रेशन के ही लोग रहे सब आर्टिस्ट, हम भी उसी में ही हैं। तो बस उनको थोड़ा सा लगे कि चीज़ें हैं। सर, इस फेस्टिवल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की टीम आई, यहाँ पर अजय सर से मेरी मूल बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से अनुदान की बात होती है, एक रंगदान भी करना चाहिए, कि रास कला मंच ने इस बार एनएचडी के साथ एसोसिएट किया है। रास कला मंच किसी और प्राइवेट संस्थान के साथ किसी और शहर में जाके एसोसिएट करके वहाँ जाके अपने प्लेस करे, वो इधर आके अपने प्लेस करें। इस तरह की सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोच अच्छी है जी, लेकिन सीधी सी बात है कि इतने अच्छे ग्रुप आसपास हिंदी बेल्ट में बहुत कम है, उनकी प्रोडक्शंस बहुत कम है। कुछ ग्रुप्स को मैंने बड़ा मार्गदर्शन दिया, मतलब वो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, वो एहसान नहीं किया कि हमने उनको इन ग्रांट्स के बारे में बताया। मैंने हरियाणा में, जम्मू में, पंजाब में, मतलब बहुत से लोगों की ऐसी हेल्प की कि ये कैसे होता है, क्या कागज़ लगते हैं, कैसे। हम नाम लेना चाहेंगे उनके? नहीं, नाम क्या लेना है, बस नाम लेकर के मतलब अपने आप को कोई बहुत वो नहीं है। वो मुझे लगता है कि किसी को अगर आप नॉलेज देते हैं तो वो ठीक है ना, मतलब उसमें फीस क्या चार्ज करनी है, उसमें क्रेडिट क्या लेना। तो वो लोग फेस्टिवल करते हैं, हमारे फेस्टिवल में भी आते हैं, और वो हमें अपने फेस्टिवल में बुला लेते हैं। तो ये रंगदान ही तो हुआ, और क्या हुआ। अब मैं 3 नाटक लेके किसी के यहाँ जाऊँ जी, अब 3 में से उसको लगे यार नाटक तो एक ही अच्छा था, तो ऐसे ही ले आया यार। ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं किसी को बुलाऊँ कि 3 नाटक मैं आपके यहाँ लेके आता हूँ, 3 आप लेके आइए। ऐसा कुछ शुरू भी किया था एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कि हर ग्रुप 3 नाटक का कोई फेस्टिवल कराएगा। वो एक नाटक के मतलब एक ही ग्रुप को अपने साथ कोलैबोरेट करेगा, उसके 3 फेस्टिवल होंगे। एक मैं होस्ट करूँगा, बाकी जो 2 ग्रुप होंगे वो होस्ट करेंगे। अब उसमें से मतलब 2 ही लोग होस्ट कर पाए, तीसरे ने होस्ट ही नहीं किया। जी। तो कैपेबिलिटी होस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। डरते हैं लोग काम करने से, अरे क्या होगा, मतलब कैसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे आर्टिस्ट ऐसे भी आए कि मुझे रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, तो हमने तो एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस भी लेकर के भेजी, लो जी आप जाओ, अपनी गाड़ी भी भेजी। किसी को दिक्कत हो गई तो फार्मेसी उसमें ही भेजा। सर, एक डिबेट चलती है थिएटर जगत में, खासकर हिंदी बेल्ट के अंदर, कि एक तो इंस्टीट्यूशंस कम है बच्चों के लिए, और रेपेटरीज तो और भी ज़्यादा कम है। प्रोडक्शन आ तो रहा है लेकिन वो जाएगा कहाँ ये किसी को नहीं पता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे हरियाणा की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री नहीं है थिएटर की। ले देंगे मतलब पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी है। अब उसमें भी क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या बनती हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि बहुत बड़ा नाम वहाँ से नहीं निकला है। जब तक कोई बड़ा नाम नहीं निकलेगा तब तक उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं होता है। और नाम तब निकलता है जब वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हों, वो अपने स्टूडेंट्स की केयर करें। और किसी यूनिवर्सिटी में कोई मतलब मास्टर है ही नहीं, ना डांस में, ना एक्टिंग में, ना थिएटर में, कुछ नहीं है। ना कोई फिल्म का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये लगभग सब जगह का हाल है
जी। अब हम पंजाब चलते हैं तो पंजाब में कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे गैजेट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए बहुत भारत भर में घूमा हूँ। ओके। MIT, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और LPU, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मैंने देखा कि टीचर्स को मुझे लगता है वो कम आंकते हैं, और बाहरी जो चीज़ें हैं, जो छावा है, देखो जी हमारे पास एप्पल्स के गैजेट्स हैं, ये है वो है, ये देखो जी साइक्लोरामा ग्रीन स्क्रीन देखो जी, ये देखो जी हॉल देखो जी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो जी। जब टीचर्स की बात आती है तो ये टीचर्स कौन है जी? टीचर है ही नहीं। टीचर हैं तो बहुत कम सैलरी के। तो ऐसे में आर्ट जाएगी कहाँ, कैसे जाएगी? आप फॉरेन कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन करो इंडिया का, कि कौन कौन से ऐसे थिएटर फेस्टिवल हैं या बड़े फेस्टिवल हैं, डांस फेस्टिवल हैं जो बाहर के लोगों को बुलाते हैं, और खुद बाहर जाते हैं तो उनको क्या है, और वो कंपैरिजन करके देखिए ना, हम कहाँ हैं। देश का 0.2% बजट है आर्ट का, जी। मुझे ऐसा लगता है, और उसमें से भी कटौती हो जाती है, उसमें से ही पैसा बचता है, लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। 31 मार्च तक जो पैसा खर्च हुआ 5 बजे तक वो हो गया, बाकी जो बचेगा वो वापस ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, फिर 1 अप्रैल को दोबारा पैसा इशू होगा। ऐसा नहीं है कि जो पैसा बच गया इसको अगले साल भी यूज़ कर लें। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें उनको लगता है कि कलाकारों को तो बस इन्हें तो मतलब लाइन में खड़े रखो, ये तो भीख मांगने आए हैं। मैं माइक पे कह रहा हूँ ये बात। कोई मतलब नहीं है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, बड़े बड़े अधिकारियों को, कि यस यार ये कला है, क्या है। एक गवर्नमेंट कैसे कलाकारों के साथ ऐसा कर सकती है कि फोक आर्टिस्ट कैसे इतनी बड़ी फाइल बना के देगा, जिसको ये नहीं पता IFSC कोड क्या होता है बैंक का, वो इतनी बड़ी फाइल कैसे बना देगा। अब प्रेम दयाती जी आए हमारे अवार्ड के, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर हैं, बिल्कुल। उनको क्या दूंगा आपको, क्या क्या चाहिए आपको, क्या कैसे दूंगा, वो तो डिपेंडेंट है वो तो। जी बिल्कुल। आपकी बातचीत भी हुई होगी। जी। तो ऐसे आर्टिस्ट कैसे वो बेचारे करेंगे, और हमारे जैसे फाइल भेजते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है या उसको फाइल कर दिया जाता है। पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं फाइल हो गई आपकी। तो मुझे आज तक इस चीज़ को समझ नहीं आया कि फाइल क्या है, फाइल क्या होगी वो। अगर पूछो तो बोला RTA लगाओ, RTA लगा दी तो आप ब्लैक लिस्टेड हो। तो ये बात ना तो कल्चर मिनिस्टर को पता है, ना CM को पता है। आप कोई लेटर डालते हैं तो वो लेटर नीचे गायब हो जाता है। तो इसलिए इस विधा में रोजी रोटी कहाँ है। कोरोना में मुझे नहीं लगता किसी डिपार्टमेंट ने, किसी सरकार ने हरियाणा में कुछ किया हो कलाकारों के लिए। और किया भी होगा तो 5,000 10,000 रुपये, चलो यार कोई ये ना कहे कलाकारों के लिए नहीं कुछ किया तो दे दो इनको। 1.5 साल कैसे बीता है कोरोना का, सिर्फ 10,000 रुपये दे दो इनको। इतनी मतलब दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति क्या, दया नाम की भी चीज़ नहीं है। स्थितियाँ तो बनती हैं और सुधर भी जाती हैं। सर आपको क्या लगता है कहाँ कमी रही है? नाट्य शास्त्र 4000 साल पहले लिखा गया, सबसे पुरानी विद्या है, जिसके अंदर म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, हर चीज के बारे में, हर कला के बारे में बात की गई है। उसके बाद ये कहाँ कमी रह गई? क्या हमारे उसको पढ़ा किसने, बताइए किसने पढ़ा? आज जो लोग थिएटर करने आ रहे हैं, क्या नाट्य शास्त्र को हाथ में उठा के देखा उन्होंने कभी? बता दे एक भी कोई रंगकर्मी, जितने भी आज आए थे या आज से पहले जितने भी आए, 2-4 को छोड़ दो आप, एवरेज गिनो आप। मैं मुंह पे कहता हूँ, एक चैप्टर पढ़ा हो किसी ने। आप फिनांस कैसे इकट्ठा करेंगे, ये कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा जी। आपको। एक्टिंग नहीं पढ़ा जाएगी, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा आपको। आप एक ही लाइन में खड़े हैं। मैं इसकी जगह सिर्फ ये 4 पेज दे देता ना, ये पेज 4 जो है ना, ये 4 पेज भी दे देता, इसी में लिख देता इस दिन ये प्ले, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, अगले प्ले इस दिन ये प्ले, एक फ़ोटो और छापता कि गवर्नर साहब का हमें शुभकामनाएं मिली हैं, एक यहाँ छपता, एक यहाँ छपता, यहाँ थैंक्स लिखता, हो गया। मुझे क्या जरूरत है 52 पेज का ब्रोशर छापने की? मेरा एक्टर ही नहीं पड़ेगा इसको, मेरे ग्रुप का एक्टर नहीं पढ़ेगा। जो एक्टर यहाँ परफॉर्म करने गए हैं, जिनका इतना कुछ लिखा है, वो नहीं पढ़ेंगे इसको।
ये बस ऐसे बुकलेट एक टेबल पर रखी रहेगी, कोई भी आएगा वेट कर रहा है किसी की, उठाएगा देखेगा, आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, अरे भाई साहब आ गया, बैठी हो गया, बस का काम। कौन पढ़ेगा इसको? 1000 में से 10 लोग पढ़ेंगे इसको। तो नाट्य शास्त्र तो इतना मोटा है भाई, उसे कौन पढ़ेगा? संक्षिप्त नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ते हैं लोग। लेकिन ये कल्चर में क्यों आया? भाई लिखा गया है, इतिहास में सब चीज़ें हैं तो लिखा गया, संक्षिप्त भी लिखा लोगों ने, चीज़ें लिखी। अब हमारी खुद की, आप कभी सफीदो आओ तो पता लगे कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है जी, उसके बारे में जिक्र हुआ और बात भी की। वहाँ से लोग किताबें ले जाते हैं, इशू करा के ले जाते हैं, मैं पढ़ के दे दूँगा, आज तक नहीं दी। एडमिशन नेशनल लोग ड्रामा में उनका स्टूडेंट के तौर पे हम तो कभी ये नहीं लिखते फेसबुक में कि हमारे ग्रुप से गया बंदा और इसका एडमिशन हुआ है, आज तक नहीं लिखा, ना लिखेंगे। कोई क्रेडिट नहीं है, उसकी अपनी मेहनत है भाई। लेकिन इतना इंटेलेक्चुअल लेवल पे चीज़ें जा कर के वो 90 रुपये किताब वापस नहीं कर सकते। हंस के बोलते हैं इसी बहाने आप हमारे को याद तो कर लेते हो। ये जवाब है उनका। भैया आपने ओमपुरी साहब की बायोग्राफी पढ़ी, आप उनसे इंस्पायर हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओमपुरी साहब को पढ़ा मैंने, अमरीश पुरी साहब को पढ़ा, प्राण साहब को पढ़ा, और एक ही अंकल साहब की बायोग्राफी पढ़ी और भी पढ़ी। ठीक है, इंस्पायर हुए हम, बहुत सी चीज़ों को पता लगा कि कैसे कैसे लोग काम करके गए। तो वो लाइब्रेरी में रहता था, कोई और भी पढ़ लेता उसको, उसने पढ़ ली, मुझे लगता है दोबारा किताब पढ़ेगा वो शख्स उस किताब को दोबारा पढ़ेगा। तो आप किसको इशू कराइए? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती लोगों से, नाटक की बोर हो जाते हैं, 8-10 बार पढ़ ली, बोर हो गए। अरे यार कितना पढ़े यार इसको। एक रशियन एक्टर कहता है कि अपनी स्क्रिप्ट को कम से कम 250 बार पढ़ना चाहिए जी। 250 छोड़ा, 25 बार नहीं पढ़ दिया। रात सुबह ही जतिन सरना जी से बात हो रही थी इसी बारे में, उनका भी यही मानना था कि आजकल जो एक्टर आते हैं कहते हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने हमें इतने में एक्टर बना दो, हमें निकलना है, हमें मुंबई जाना उसके बाद। ये इस तरीके से जनरेशन आगे क्यों बढ़ रही है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि कॉन्वेंट स्कूल या जितने महंगे स्कूल हैं उनकी फ़ीस बहुत है, हाई फीस है। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बेकार है, उनको मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है? आप उनसे पूछो कि इस बारे में बात करेंगे, बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा। स्किल जीरो है उसकी। मार्क्स 99.5%। मैंने कहा भाई 0.5% भी कहाँ कट गए तेरे तो 100 आने चाहिए। ना टीचर सोच रहा है, ना स्कूल सोच रहा है, ना मैनेजमेंट सोच रही है, ना पेरेंट्स सोच रहे हैं, ना सोसाइटी सोच रही है कि इतने इतने मार्क्स लेने वाला बच्चा आखिर बेरोजगार क्यों है, खुद अपनी स्किल से क्यों नहीं कमा पा रहा है। एक 8 साल का बच्चा जो वेल्डिंग करने वाले के यहाँ बैठ करके वेल्डिंग सीखता है, वो फॉरेन कंट्री में जाकर सेलेक्ट होता है, और एक ITI करने वाला बच्चा यहाँ बैठा है, सिखाया नहीं जा रहा। जो फॉरेन कंट्री में लगा कहता है भाई मुझे वेल्डर चाहिए, मुझे IIT वाला नहीं चाहिए, मुझे वेल्डर चाहिए। ITI कर ली ठीक है, डिग्री है, डिग्री नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, मुझे तो वेल्डर चाहिए, तो बढ़िया कर देगा। अब वो वेल्डर जो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक 12 घंटे से वेल्डिंग कर रहा है, उसका टांका बढ़िया लगेगा, ये जो मतलब ITI करके आया उसका लगेगा, जो अपनी स्किल में महारत हासिल कर रहा है उसका। तो यही बात है। ऐसे कितने एक्टर हुए जो कहीं से पास आउट नहीं और अच्छी जगह अच्छा काम किया, उन्होंने स्किल थी उनके पास। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि कुछ नहीं किया, कहीं से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपनी मनोहर सिंह जी रहे हैं एक्टर जी, ठीक है, कहीं से पास आउट नहीं है, बढ़िया किया, उनके नाम से अवार्ड शुरू किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने। रघुवीर यादव है जी, उनका एडमिशन स्पेशली हुआ, वो पूरा अपना एजुकेशन का नहीं था, उन्हें इसको तो लेना भाई, कमाल एक्टर है। तो डायरेक्टर सोचता था यार इतना अच्छा एक्टर है, इसको थोड़ा आएगा एजुकेशन लेगा तो हो जाएगा, 2 साल कम पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, देते हैं एडमिशन। हो भी जाता था, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता था। आज आप ऐसा करके देख लो,
बिल्कुल। 100 लोग जो आटे लगा देंगे, इसको कैसे मिल गया जी, हम तो रिजर्व करते थे, हल्ला मचा देंगे, तो कैसे आएंगे स्टूडेंट्स अच्छे, बताइए। सर जब काम की बात हो रही है तो मेरी बातचीत हुई रासकला मंच के कुछ रेपेटरी आर्टिस्ट से। उन्होंने बताया कि रासकला मंच का जो प्रोसेस मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कोर्ट मार्शल जो प्ले था उसका थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा मेरे को बताया कि किस तरीके से आपने उनको उस प्रोसेस के अंदर रखा। उनको बहुत कम खाना पीना दिया और 2-3 दिनों तक 48 या 72 घंटे तक उनको उसी वर्दी में भी उसी तरीके से उनको रखा गया। तो क्या आप हर नाटक को उस कैरेक्टर के प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेथड एक्टिंग का एक थोड़ा सा था। वही मेरे पास जो एक्टर आया बाहर से, वो नो डाउट किसी और ग्रुप के साथ भी काम करके आया, तभी तो सिलेक्ट हुआ जी। तो मेथड एक्टिंग को लेकर के थोड़ा सा मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मेथड एक्टिंग क्या है। अब आप किन्नरों के ऊपर प्ले करोगे तो किन्नर की जीवनचर्या को जानते ही नहीं, जी। तो फिर काम कैसे करोगे। ये ऐसे ही फौजियों की है। अब ये लोग आए हैं तो ना इनकी हाइट मिलती है, ना इनकी एजुकेशन वैसी है, ना इन्होंने देखा है ना समझा है। आप स्टेज पे खड़े होंगे, अब आपने जिक्र किया तो 2 दिन पहले ही रजांगला जो नाटक है जी महोत्सव में सिलेक्ट हुआ है, और हमारे ग्रुप के एक एक्ट्रेस हैं, उसने अंकिता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भरना है, तभी नहीं भरा मैंने। फिर 5 दिन उसके और आगे बढ़ गए, चीज़ें तैयार थी, तो लास्ट मोमेंट पे मेरी बेटी और वो ग्रुप के मतलब और भी आर्टिस्ट अभिषेक गुप्ता और सब लगे रहे, ये बनाना है वो बनाना। तो एक दिन बैठ कर हमने पूरा प्रोसेस किया, टेबल लगाई और चीज़ें और लगे रहे। एक रात में उसके सारे कागज तैयार किए जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हम तो अपने तरीके से करते ही हैं। तो उनका एक फॉर्मेट था, ग्राउंड प्लान चाहिए, लाइट प्लान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो मैंने कहा ये करके देखना चाहिए, हमारे लिए भी एक्सरसाइज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, तो मैं तो कहता हूँ अपने आर्टिस्ट को कि करके देखना चाहिए, उससे भागो मत। तो मैंने कहा चलो भर देते हैं। भरते समय मैंने ये भी कहा, मैं देखना कभी सिलेक्ट हो जाए यार ये तो हो ही गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर इसके लिए। मैं इससे पूछना भी चाहता था इसके बारे में, क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो भारंगम फेस्टिवल होता है उसमें कोई प्ले अगर सेलेक्ट होता है तो क्या कोई अचीवमेंट होती है ग्रुप के लिए? हाँ, प्रोफाइल में ऐड होता है। आप इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, क्वालिटी फेस्टिवल में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ी बात है ट्रीटमेंट। पेमेंट तो वो तो सेकेंडरी है ना। तो सबसे बड़ा ग्रुप को जाकर के आपका पूरा हर जगह मतलब झामा बुकलेट में नाम आ रहा है, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, आपके आर्टिस्ट अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल की ऑडियंस है। मतलब आर्टिस्ट के लिए भी ये होता है कि कोई पूछे कि भारंगम, वो लिखता भी अपने रिज्यूम में कि मैंने इस सन में इस प्रोडक्शन के लिए भारंगम में भी आर्टिस्ट काम किया है। तो ठीक है, बढ़िया है, मेटा है, भारंगम है, और चीज़ हैं। चलो सर, लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ये जो चलो थिएटर की जो मुहिम है वो इसी तरीके से चलती रहे और हम आपके गेस्ट बन के आते रहें, और इस इंटरव्यू सेशन में आप हमारे गेस्ट बन के आते रहे। नहीं, गेस्ट वाली तो विकास जी कोई ऐसी बात नहीं है। आपके बारे में मेरे जो आर्टिस्ट हैं अभिषेक जी, उन्होंने कहा कि मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम इकट्ठे ही इस ब्रोशर पे काम कर रहे थे, जी, छपवाने जा रहे थे, या वो टीम ने भी काम किया था, लेकिन वो बस वो जो सफ़र था मतलब सफ़ीदों से इजहार जाने का, तो उसमें बातचीत हुई। तो मैंने कहा यार कोई देखो कोई है तो, क्योंकि मुझे ये था कि टीम में से कोई बंदा रहेगा तो बायस्ड रहेगा, हालांकि कोई उस तरीके का होता तो हम करवा भी लेते हैं, नहीं हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बाहर का ही बंदा आकर के इसको कंडक्ट करे। तो इस बार लक बाई चांस के आपके साथ मौका मिला काम करने का, तो आपने बड़ा अच्छे से इसको निभाया। तो गेस्ट वाली कोई बात नहीं, आप तो घर के ही हो, मतलब मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो कि आप गेस्ट हो। तो बस यही है, जीते जी जब तक जा में जहाँ है ना, जब तक जान रहेगी तब तक चलता रहेगा। आगे फिर जो अगली पीढ़ी है वो इसको चलाएगी, चाहे कोई शिष्य संभालेगा इसको, चाहे मेरी बेटी संभालेगी। तो ये चलो थिएटर चलता रहेगा, और जहाँ तक इसका सफ़र लिखा है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चल रहा है सर, उम्मीद है कि इसका सफ़र लंबा ही है और शायद हम आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी काम करेंगे इसके साथ। इसी के साथ हम बातचीत को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।